हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ओके, सो बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के बारे में समझते हैं कि पहले ये इक्वेशन जो है वो क्या है और किस चीज़ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम किसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी कंटेनर में आपके पास गैस है, राइट। गैस के एटम जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही मेटल में इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, इन पर भी कोई फोर्स नहीं है, इन पर भी कोई फोर्स नहीं है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं गैस से, और इसी वजह से हमने इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ था वो इस तरह से बनाया था मैक्सवेल बोल्ट्जमान के हिसाब से। ये मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन को हम नॉन डिजेनरेट गैस मानते हैं और यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में होता है। तो देखो, आप देख सकते हैं कि v की जितनी वैल्यू आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतनी ही आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये इस y एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता क्या है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं या फिर सेल कह सकते हैं। क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो गैस होता है, ये कंटेनर है, उसको हम उसके पूरे वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे सेल्स में, है ना। छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर देते हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, या गैस के एटम समझ लीजिए। तो हमारे पास ये जो एफ है वो एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर ऑफ एटम को बताता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पॉजिटिव है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नेगेटिव है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास कितनी आएगी, 0 आएगी। और वैसे भी ये ग्राफ हमने कब बनाया था, जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रॉन गैस का, वो कुछ इस तरह से आता है ना, इलेक्ट्रॉन गैस का समझ लीजिए। अब होगा क्या, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये सेम नहीं रहता, ये चेंज होता है। और होगा भी सही, क्योंकि आपने कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से चारों तरफ जाता है। इसलिए जितना पॉजिटिव में मिल रहा था उतना ही नेगेटिव में मिल रहा था और एवरेज वैल्यू 0 आ रही थी। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो क्या वी की वैल्यू एवरेज जो आती है वो 0 आती है? नो। Vx की जो एवरेज वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, Vd के इक्वल आ जाती है। तो जब Vd के इक्वल आ रही है इसका मतलब जिन जिन इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी पॉजिटिव Vx है, जरूरी नहीं है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस यानी उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करें, क्योंकि ऑपोजिट जाने वाले कम होंगे। अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जाना चाह रहे इलेक्ट्रॉन, तो इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और पीछे जाने वाले तो ना के बराबर होंगे, थोड़े बहुत होंगे, कारण क्योंकि टक्कर भी बीच बीच में होती रहेगी, तो टकराती भी रह रहे हैं, तो टक्कर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में भी जाएंगे बट ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो कुल मिला के जो एफ है उसमें परिवर्तन होगा और अब ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा। हमें बस ये पता करना है, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपको बताती है कि एफ में जो परिवर्तन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना होगा। तो हम वो इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको इसके लिए फेज स्पेस के बारे में आइडिया दे दूं। फेज स्पेस आपने वैसे तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो फेज स्पेस क्या होता है, 6 डायमेंशन स्पेस होता है और उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट तो होते हैं एक्स वाई जेड और 3 होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड क्या है, मोमेंटम यानी संवेग, और एक्स वाई जेड क्या है आपके पास, स्थिति निर्देशांक यानी कि पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान रखना, हम फेज स्पेस के साथ डील करेंगे। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए हर इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, हर इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मोमेंटम होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन के 3 कोऑर्डिनेट तो उसकी पोजीशन से रिलेटेड होंगे और 3 आपके पास उसके मोमेंटम से रिलेटेड होंगे। इनडायरेक्टली आपके पास जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसको बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किससे डिसाइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है ये 6 क्वांटिटीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एफ है ये किस किस का फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। अब मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इस एफ में चेंज हुआ, और इस एफ में अगर चेंज हुआ तो वो जो चेंज है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने t इक्वल टू 0 पे देखा, है ना, और सॉरी हमने किसी टाइम t पर f की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने t प्लस डी टी टाइम पे देखा, तो इस f में परिवर्तन कितना हो गया, df हो गया। तो चेंज कितना हुआ, df अपॉन dt चेंज हो गया, और ये df अपॉन dt अपन को निकालना है,
ठीक है। तो देखो, अगर आप dF अपॉन dt निकालना चाहते हो और ड्यू टू फोर्स, यहाँ पर फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो कितना आएगा आपके पास, वो कितना आएगा? तो देखो F किस किस का फंक्शन है, F है एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, लेकिन आपको किसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, टी के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, एफ का आपको अवकलन करना है टी के रेस्पेक्ट में, लेकिन एफ के अंदर कहीं भी टी है ही नहीं। तो जब एफ में टी नहीं है तो जो एफ में है उनके रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो और बाद में वेरिएबल चेंज कर दो। तो वेरिएबल चेंज कैसे करते हैं, देखो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगी, ध्यान रखना, फिर मैं एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कर दूंगी। तो आप देखो ना, इधर ये dx से dx कैंसिल आउट होके आपके पास वापस कितना गया, डेल एफ बाई डेल टी, और यही आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था। ओके, तो इसे हम बोलते हैं एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसे हम बोलते हैं वेरिएबल को चेंज करना। ओके, सो df बाई dt फोर्स की वजह से आपके पास कितना आएगा, पहले x के रेस्पेक्ट में किया और फिर x का t के रेस्पेक्ट में कर दिया, सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में किया और फिर y के रेस्पेक्ट में कर दिया, सिमिलरली पहले z के रेस्पेक्ट में किया और फिर z का t के रेस्पेक्ट में कर दिया, सिमिलरली px के रेस्पेक्ट में किया फिर p का खुद का t के रेस्पेक्ट में कर दिया। यही चीज आपको y के लिए करनी है और यही चीज आपको z के लिए करनी है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इधर लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए dx बाई dt क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और वो उसमें आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। सिमिलरली इसमें भी नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो फोर्स में अगेंस्ट होता है। मोमेंटम भी क्या होता है, m इंटू वी होता है एक तरह से, तो मोमेंटम भी आपका ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये आपके पास सब में माइनस आ जाता है। ऑल्दो हम यहाँ पे मोमेंटम को mv नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर mv लिया तो वो क्लासिकल थ्योरी हो जाएगी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड नहीं रहेगा। सो ये चीज हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ जानते हैं ये क्या है vx, ये क्या है vy और ये क्या आपका vz है, ये हमें पता है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल एफ बाई डेल एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस का vx, तो माइनस vx, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस vy, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस vz। सिमिलरली आपके पास कितना आ गया, डेल एफ बाई डेल पी एक्स। अभी ये dp बाई dt क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से देखिए, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt होता है, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो dp बाई dt को हम F लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसे हम माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस का एफ एक्स, यहाँ पे पी वाई माइनस का एफ वाई, डेल एफ अपॉन डेल पी जेड, और ये हो जाएगा माइनस का एफ जेड। माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लेने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स वी एक्स, इसको रहने इसी तीनों टर्म आ गए। सिमिलरली माइनस डेल एफ बाय डेल पी एक्स एफ एक्स प्लस ये तीनों टर्म आ गए, है ना, आप तीनों टर्म लिख लीजिएगा। अब देखो आप इस फर्स्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, आप क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, पहले वी एक्स को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको देखो मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं इसको लिखना चाह रही हूँ आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और ये अप्लाई हुआ एफ पे, ठीक है, और इसको पूरे को बंद कर लिया डॉट, और आपने यहाँ पे लिख लिया आई कैप वी एक्स जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब आप इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आपको वापस यही मिल रहा है, देख लेते हैं, एक्स कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। तो आई कैप वाला सबसे पहले तो ये आपके ऊपर अप्लाई होगा एफ के साथ, सिर्फ आई वाला, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा आई कैप डेल एफ बाय डेल एक्स, है ना, प्लस जे कैप डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ बाय डेल जेड, ये मिलेगा। साथ में आपके पास डॉट आई कैप वी एक्स जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड। अब आप इसको, अपन को पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो डेल एफ बाय डेल एक्स वी एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई वी वाई और डेल एफ बाय डेल जेड वी जेड, और यही चीज आपको देखो यहाँ पे मिली हुई थी, इस वाले ब्रैकेट में मिली हुई थी, राइट। इसका मतलब हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं,
और जब आप ऐसे लिखेंगे तो मैं 1 मिनट कलर चेंज करके, तो देखो इस वाले पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन बाहर है तो पहले माइनस लगा लो, ओके। उसके बाद ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, ये आपके पास डेल ऑपरेटर है, ये आपके पास डेल ऑपरेटर है, तो माइनस डेल किस पे अप्लाई हो रहा है, एफ पे, तो एफ आ गया। डॉट यहाँ पे आपके पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये वी वेक्टर। और अभी भी मैंने कहा था कि डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा भी लिख सकते हो, तो हम इसे लिखेंगे माइनस वी डॉट डेल। मैं नीचे आर लगा रही हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगी आर का मतलब क्या है, बट फर्स्ट टर्म को हम ये लिख सकते हैं माइनस वी डॉट डेल आर एफ। अब चलते हैं हमारे सेकेंड टर्म पे। तो सेकेंड टर्म आपका क्या था, सेकेंड टर्म आपका था ये देखो, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स एफ एक्स। तो इसको मैं एक बार ले लेती हूँ, माइनस सेकेंड टर्म हमें मिल रहा है डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स एफ एक्स, डेल एफ अपॉन डेल पी वाई एफ वाई, डेल एफ अपॉन डेल पी जेड एफ जेड, ये हमें मिल रहा था। इसको भी वैसे लिखते हैं माइनस आई कैप डेल बाय डेल पी एक्स, जे कैप डेल बाय डेल पी वाई, के कैप डेल बाय डेल पी जेड, ऐसे लिखेंगे। फिर इसको अप्लाई करेंगे एफ पे, ताकि अपन को ये 3 टर्म मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद डॉट करेंगे इस पूरे का, डॉट किसके साथ करेंगे, आई कैप एफ एक्स, जे कैप एफ वाई, के कैप एफ जेड, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको सोल्व करके देखना, देखो ये डेल बाय डेल पी एक्स इस पे अप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स, और ये आई कैप के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। ये जो ऑपरेटर है इसे माइनस साइन के साथ में हम लिखेंगे। ये भी देखो डेल ऑपरेटर है, लेकिन डेल ऑपरेटर में क्या होता है, नीचे एक्स वाई जेड आता है, इसमें क्या आ रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड आ रहा है। तो हम इसे लिखेंगे तो डेल, पर नीचे लगा देंगे पी। उस डेल पी का मतलब होगा डेल बाय डेल पी एक्स, डेल बाय डेल पी वाई, डेल बाय डेल पी जेड। अप्लाई किस पे हो रहा है ये हमारे पास, ये अप्लाई हो रहा है एफ पे, तो यहाँ आ जाएगा एफ। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में हो रहा है, फोर्स के साथ में, एफ वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट है तो उल्टा कर सकते हैं, तो माइनस एफ डॉट डेल पी एफ। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। शुरुआत वाली इक्वेशन में क्या चल रहा था आपके पास, ये दोनों टर्म, ये भी माइनस साइन के साथ में, ये भी माइनस साइन के साथ में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए आपके पास चल रहा था डी बाई डी टी फोर्स। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एफ बाई डी टी फोर्स, और फर्स्ट टर्म हमें मिल गया था माइनस का v डॉट डेल आर एफ, और माइनस का f डॉट डेल पी एफ। अब आप समझ गए होंगे मैंने r क्यों लिखा, तो यहाँ पे r लिखने का मतलब है आई कैप डेल बाय डेल एक्स, और y में भी आ जाएगा। और अगर नीचे p लिखा हुआ होगा तो ये डेल ऑपरेटर है मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ही 6 हो गए। तो हमें डेल ऑपरेटर में तो सिर्फ ये 3 ही मिलते हैं, इसलिए हम नया डेल ऑपरेटर भी बता देंगे जिसमें हमें बचे हुए 3 कोऑर्डिनेट मिले, तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये आपके पास फोर्स आता है। अब हम जानते हैं कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ में परिवर्तन होता है, बल्कि टक्कर की वजह से, क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों के बीच में बिल्कुल भी टक्कर नहीं हो रही होती, तो वो बिना किसी से टकराए, बिना अपनी लाइन चेंज किए हुए सीधी लाइन में जाते, राइट। लेकिन टक्करों की वजह से क्या होता है कि किसी जगह हो सकता है हमें टक्कर नहीं होती तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलते, लेकिन टक्कर की वजह से वहां पर हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि टक्कर की वजह से मान लीजिए ज्यादा आ गए। तो किसी भी लोकेशन पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वहां संख्या बदलेगी, और टक्करों की वजह से भी संख्या बदलेगी। तो हमने फोर्स की वजह से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर परिवर्तन लिया है तो कोलिजन की वजह से भी लेना पड़ेगा। तो सपोज कोलिजन की वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एफ बाई डी टी ड्यू टू कोलिजन, दोनों की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेंज होगा। तो सपोज आपके पास टोटल जो डी एफ बाई डी टी आता है वो आपके पास आता है डी एफ बाई डी टी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या फोर्स लिख लो, यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं अपन, फोर्स प्लस डी एफ बाई डी टी, और ये अपना आ गया कोलिजन की वजह से। ओके, ये हमारे पास आ जाता है। अभी हमारा ये फोर्स के वैल्यू निकाली है हमने अभी, माइनस वी डॉट डेल आर एफ माइनस एफ डॉट डेल पी एफ, ये हो जाएगा, प्लस डी एफ बाई डी टी, और ये आपके पास कोलिजन, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास डी एफ बाई डी टी। लेकिन जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, मैंने कहा था स्टेडी स्टेट वो होती है जहां पर अगर कोई क्वांटिटी बदल रही हो तो हम वेट करेंगे जितना बदलना है बदल जाओ। एक बार आपके पास स्टेडी स्टेट आ गई उसके बाद वो बदलाव नहीं होना चाहिए। तो स्टेडी स्टेट में आपके पास क्या होना चाहिए, डी एफ बाई डी टी का मान 0 हो जाना चाहिए, यानी ये एफ जो है इसमें जितना चेंज होना होगा वो हो जाएगा। एक बार स्टेडी स्टेट आ गई यानी हमने परिवर्तन का पूरा टाइम दिया है, अब हम और टाइम नहीं दे सकते, अब ये वैल्यू कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये राइट हैंड साइड वाले टर्म भी 0 हो जाएंगे, और अगर ये 0 करके और डी एफ बाई डी टी निकालते हैं
तो आपके पास कोलिजन की वैल्यू कितनी आएगी, v डॉट डेल आर एफ प्लस f डॉट डेल पी एफ। देखो मैंने इसको जीरो किया है और उसको जीरो करेंगे तो ये सारा का सारा टर्म जो नेगेटिव में है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, डी एफ बाई डी टी कॉलिजन। तो डी एफ बाई डी टी कॉलिजन की वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव। ओके, और ये कहलाती है आपकी बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ओके, हिंदी में बोलते हैं बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। ये आपके पास रिलेशन तो आ गया। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दी तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, माइनस क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। आई होप ये आपको पता है, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं इसको, है ना, लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स आपके पास ये लगेगा। उस सिचुएशन में आपके पास बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कैसी दिखेगी, वो दिखेगी आपके पास डी एफ बाई डी टी ड्यू टू कॉलिजन इज इक्वल्स टू वी डॉट डेल आर एफ प्लस, अब ये एफ वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं ये फोर्स का मान तो कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये तो हो गया एफ डॉट डेल पी एफ। तो ये भी आपके पास बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ही होती है, लेकिन ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में। इसके अलावा देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो कि अपने कोलिजन की वजह से जो डी एफ बाई डी टी होता है, डी एफ बाई डी टी होता है कोलिजन की वजह से, वो कितना होता है। एक्चुअल में मान लीजिए यहाँ पे आयन है और इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनों का पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मान लीजिए टक्कर से पहले कितना था, एफ। अब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो गई, टक्कर की वजह से उनका एफ बदल के कितना हो गया, एफ नॉट। और हमें पता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद मतलब ड्यूरिंग कोलिजन के लिए कितना टाइम लगता है उनको, कोलिजन टाइम। और कोलिजन टाइम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, टो से रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास देखो एफ में कितना परिवर्तन हुआ, एफ में परिवर्तन हुआ ये फाइनल और ये इनिशियल। तो परिवर्तन को हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास कितना चेंज हो गया यहाँ पे, एफ नॉट, ये फाइनल माइनस एफ। ध्यान रखना ये एफ है टक्कर से पहले, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में है, और ये टक्कर के बाद यानी ये रैंडम मोशन के टाइम पे है। ये एफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के टाइम पे है, और फिर टक्कर हो गई, टक्कर की वजह से मोशन बिल्कुल रैंडम हो गई इलेक्ट्रॉनों की। तो रैंडम मोशन के वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो कितना हो गया, एफ नॉट। थोड़ी देर बाद आप वेट करोगे तो वापस एफ नॉट बदल के कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस एफ के बराबर कर देगा। और इस ड्यूरेशन में आपके पास ये डी टी है, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ है उसमें अपन को कितना समय लगा है। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से हुआ, ये परिवर्तन हुआ टक्कर की वजह से। और टक्कर के अंदर कितना टाइम लगता है आपके पास, कोलिजन टाइम के बराबर, विच इज एफ। तो ये भी ध्यान रखना आप, डी एफ बाई डी टी ड्यू टू कॉलिजन को हम लिख सकते हैं माइनस, अगर कॉमन ले लिया जाए तो एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टू। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई और ये वाली इक्वेशन आ गई। इन दोनों को यूज करके हम उसके अंदर देखेंगे जो सोमरफील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे, उस सोमरफील्ड थ्योरी के अंदर हम देखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसके चेंज को यूज करके किस तरह से कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ड्रू लॉरेंज का मॉडल जो था वो तो गलत रिजल्ट दे रहा था। सो ये था आज के सेशन में हमारे पास बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। नेक्स्ट सेशन में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सोमरफील्ड पढ़ते हैं, या उससे पहले कुछ और टॉपिक हमारे पास आता है तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।